नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की पर चर्चा करूंगा। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम के बेयर स्कीम के ऊपर चर्चा किया था, इसके डेफिनेशन क्लास के ऊपर चर्चा किया था। मैंने ये बताया था कि इसमें 24 डेफिनेशन है और कौन कौन सी डेफिनेशन है इनके विषय में मैंने आपको बताया था। मैंने आपसे सेक्शन 4 में विकास प्राधिकरण के बारे में जो दिया गया है कि विकास प्राधिकरण गठन कैसे होता है, इसके विषय में मैंने आप चर्चा की थी, जिसमें 8 उपधाराएं हैं। इन सारी उपधाराओं को मैंने डिटेल से आप चर्चा की थी। उसके बाद के मैंने लेक्चर में प्राधिकरण के कर्मचारी यानी स्टाफ ऑफ अथॉरिटी में जो 3 उपधाराएं दी गई हैं, उन उपधाराओं के ऊपर भी डिटेल में मैंने चर्चा की थी कि प्राधिकरण के कर्मचारियों की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, उनकी सेवा की शर्तें किस प्रकार की होंगी, इसके विषय में मैंने चर्चा की थी। आज मैं आपसे धारा 5 का क्रिएशन ऑफ सेंट्रलाइज सर्विसेज यानी कि केंद्रीकृत सेवाओं के सृजन के विषय में बात करूंगा। धारा 5 में यह तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट प्रतिकूल किसी चीज के होते हुए भी राज्य सरकार किसी भी समय अधिसूचना के द्वारा धारा 59 की उपधारा 4 में वर्णित पदों से भिन्न और ऐसे अन्य पदों के लिए जैसे राज्य सरकार उचित समझे एक या अधिक विकास प्राधिकरण केंद्रीकृत सेवा का सृजन कर सकेगी, जो सभी विकास प्राधिकरण के लिए समान हो और भर्ती की रीति और शर्तों को और सेवाओं को नियुक्त व्यक्ति की सेवा की शर्तें और निबंधन को विहित कर सकती है। तो यहाँ पर जो केंद्रीकृत सेवा की जो सर्विसेज हैं, यानी कि सेंट्रलाइज सर्विसेज की जो बात कही गई है, इसके लिए जो प्राधिकरण बनाया गया है सेंट्रलाइज सर्विस के लिए, वहाँ पर ये बात कही गई धारा 59 के उपधारा 4 में जो वर्णित पद हैं उनसे भिन्न पद होंगे। तो हमारा यहाँ पर ये जानना भी बहुत आवश्यक है कि धारा 59 की उपधारा 4 में उन कौन से पदों की कौन सी पोस्टों के विषय में बातचीत की गई है जिनको सेंट्रलाइज सर्विस के द्वारा नहीं भरा जाएगा। तो आइए 59 सब क्लास 4 को पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं। 59 सब क्लास 4 में लिखा गया है कि उस विकास क्षेत्र के संबंध में जिसमें उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में यथा परिभाषित एवं संपूर्ण नगर शामिल है, विकास प्राधिकरण के गठन की तिथि से ठीक पूर्व अपने क्रियाकलाप के बारे में अनन्य रूप से उस नगर निगम के गठन के बाद सर्जित किए गए ऐसी तिथि को और ऐसे पदनाम के साथ विकास प्राधिकरण को अंतरित हो जाएंगे जैसा राज्य सरकार निर्धारित करे, किंतु ऐसे सभी केंद्रीकृत सेवाओं के सदस्यों द्वारा निरंतर भरे जाएंगे जैसे वे उस समय भरे गए होते, यदि वे प्राधिकरण को अंतरित किए जाते हैं तथा उक्त अधिनियम में केंद्रीकृत सेवाओं से संबंधित नियम तदनुसार संशोधित किए जाएंगे। अब इसको अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो ये सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि अगर विकास प्राधिकरण यानी कि डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन से पहले अगर वहाँ पर नगर निगम था, तो नगर निगम ने अगर कोई पद सर्जित किए गए हैं तो डेवलपमेंट अथॉरिटी के बनने के बाद वो उन पदों के साथ में विकास प्राधिकरण में मर्ज हो जाएगा। तो ऐसे पदों को सेंट्रलाइज सर्विस के द्वारा नहीं भरा जाएगा। लेकिन अगर बाद में इन्हीं पदों पर वैकेंसियां खाली होती हैं रिटायरमेंट के द्वारा या किसी की डेथ के द्वारा या किसी अन्य के तरीके से, तो उसको समय समय पर सेंट्रलाइज सर्विस के द्वारा ही भरा जाएगा। धारा 59 सब क्लास 4 यही कह रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्लास 1 में ये बताया गया था कि धारा 59 की उपधारा 4 में जो वर्णित पदों से भिन्न पद है उन्हें ही सेंट्रलाइज सर्विस से भरा जाएगा, क्योंकि वो पहले ही नगर निगम के द्वारा भर लिए गए थे, जिसका बाद में इसमें आमिलन कर लिया गया। अब इसे क्लास 2 में बताया गया है कि विकास प्राधिकरण केंद्रीकृत सेवाओं के सर्जन से पर और ऐसे सर्जन के तत्काल पूर्व सेवा में सम्मिलित पद पर सेवारत व्यक्ति
जो कि उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीकृत सेवा नियमावली 1966 द्वारा शासित या प्रतिनियुक्ति पर सेवारत व्यक्ति ना हो। अब यहाँ पर जो मर्जर की जो बात कही गई उसमें भी एक राइडर लगाया गया है, जहाँ पर ये कह दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीकृत सेवा नियमावली 1966 के द्वारा नियुक्त किया गया है या फिर प्रतिनियुक्ति पर सेवारत किया गया है तो वो व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होगा। इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति है तो उनका आवेदन जो होगा केंद्रीकृत सेवा की जो सर्विसेज है उसमें कर लिया जाएगा। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन ये लगाई गई आगे कि ऐसी सेवा में यदि वह अपना विकल्प नहीं देता है कि भाई उसको आवेदन करना है कि नहीं करना है, उसका मर्जर करना है कि नहीं करना है, तो वहाँ पर ए और बी में ये बताया गया है कि अंतिम रूप से यदि वह अपने पद पर पहले से स्थायी था तो स्थायी के रूप में उसको भर्ती कर लिया जाएगा। अगर वह अस्थायी था तो इस अस्थायी के रूप में उसको आमेलित कर लिया जाएगा। अब इसकी क्लास 3 में बताया गया है कि उपधारा 2 में जो वर्णित निर्दिष्ट व्यक्ति हैं, यानी उपधारा 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति कौन है, जिसके विषय में अभी मैंने आपसे चर्चा की थी, जिनके आमेलन के विषय में मैंने चर्चा की थी। ऐसे विकास प्राधिकरण केंद्रीकृत सेवाओं के सर्जन से 3 मास के भीतर सरकार के अवसान विभाग को ऐसी केंद्रीकृत सेवा में आवेदित न किए जाने के अपने विकल्प से अवगत कराएगा और असफल रहने पर यह समझा जाएगा कि उसने ऐसी केंद्रीकृत सेवा में यथास्थिति अंतिम या अस्थायी रूप से आवेदन का विकल्प दे दिया गया है। अब यहाँ पर क्लास 3 ये बात कह रहा है कि अगर केंद्रीकृत सेवाओं के सर्जन के बाद यानी सेंट्रलाइज सर्विस के क्रिएशन के बाद कोई व्यक्ति अस्थायी है या अस्थायी है, किसी भी तरीके से पद पर है, अगर वो अपने मर्जर के लिए विभाग को अवगत नहीं कराया जाएगा निर्धारित समय में, वो निर्धारित समय क्या है 3 महीने के भीतर कि भाई मुझे मर्जर कराना है केंद्रीकृत सेवाओं की भर्तियों में या नहीं कराना है, तो अगर वो सूचना नहीं देने में असफल रहता है तो उस स्थिति में केंद्रीकृत सेवा की जो सर्विसेज हैं ये मान लिया जाएगा कि आपने आवेदन का विकल्प दे दिया। अब क्लास 4 जो है अस्थायी भर्ती की बात कहता है। विकास प्राधिकरण केंद्रीकृत सेवा में अंतिम रूप से आवेदन के लिए अस्थायी रूप से आवेदित व्यक्ति की उपयुक्तता का परीक्षण भीतरी से किया जाएगा और यदि उपयुक्त पाया गया तो अंतिम रूप से आवेदित कर लिया जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति अगर अस्थायी रूप से नौकरी कर रहा है तो उसकी उपयुक्तता का परीक्षण बेहतरी से किया जाएगा और अंतिम रूप से उसको अगर वो उपयुक्त पाया गया तो अंतिम रूप से उसका आवेदित कर लिया जाएगा। क्लास 5 में बताया गया है कि उस कर्मचारी की सेवा जो कर्मचारी आवेदन के विरुद्ध विकल्प देता है या अंतिम रूप से आवेदन हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो वह अपने दावे पर बिना प्रतिकूल प्रभाव के किसी अवकाश, पेंशन, भविष्य निधि या उपदान जिसके लिए वह हकदार है संबद्ध विकास प्राधिकरण से प्रतिकर प्राप्त कर सकता है। तो प्रतिकर कितना और कैसे मिलेगा? यदि वह स्थायी कर्मचारी है तो 3 महीने का वेतन उसको प्रतिकर के रूप में दे दिया जाएगा और यदि वह अस्थायी कर्मचारी है तो 1 मास के वेतन के समान धनराशि मुआवजे के रूप में प्राप्त करने का वह हकदार होगा। कौन? वो कर्मचारी जिसने आवेदन न किए जाने के विरुद्ध विकल्प दिया है या फिर जिसको अंतिम रूप से आवेदन के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया, तो उन व्यक्तियों को प्रतिकर के रूप में वेतन दे करके हटा दिया जाएगा। प्रतिकर कैसे निर्धारित होगा? अगर स्थायी कर्मचारी है तो 3 महीने का वेतन दिया जाएगा और अगर अस्थायी कर्मचारी है तो 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। अब नीचे के स्पष्टीकरण में इस धारा के प्रयोजन के लिए वेतन क्या होगा, यानी कि वेतन जो बात आ रही है 3 महीने का वेतन या फिर 1 महीने का वेतन, तो वेतन में क्या क्या शामिल है? वेतन में महंगाई भत्ता शामिल है,
व्यक्तिगत वेतन और विशेष वेतन यदि कोई है तो वो भी शामिल है। और इसके क्लास 6 में ट्रांसफर की बात कही गई है। राज्य सरकार या इससे निमित्त उसके द्वारा प्रतिकृत अधिकारी के लिए विकास प्राधिकरण केंद्रीकृत सेवा में कोई पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति का एक विकास प्राधिकरण से अन्य में स्थानांतरित करना विधिपूर्ण होगा। यानी कि जो व्यक्ति अगर सेंट्रलाइज सर्विस के द्वारा उसको नियुक्ति प्राप्त हो गई है तो उसको एक विकास प्राधिकरण से दूसरे विकास प्राधिकरण में ट्रांसफर करना वो लॉफुल माना जाएगा, ऐसा नहीं कि इसको अनलॉफुल माना जाएगा। तो आज आपने देखा कि मैंने अभी आपसे धारा 5 का, जो कि क्रिएशन ऑफ सेंट्रलाइज सर्विस यानी केंद्रीकृत सेवाओं के सर्जन के विषय में बात करता है, उसके विषय में मैंने आपसे चर्चा की। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बेयर स्कीम, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 की बेयर स्कीम के ऊपर चर्चा कर चुका हूँ मैं। सेक्शन 2 में जो इसका डेफिनेशन क्लास दिया गया उसके विषय में मैंने चर्चा की है। सेक्शन 4 में विकास प्राधिकरण के विषय में मैंने चर्चा की थी। सेक्शन 5 में प्राधिकरण के कर्मचारियों के विषय में चर्चा की थी। और सेक्शन 5A में आज मैंने आपसे क्रिएशन ऑफ सेंट्रलाइज सर्विस के विषय में चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 के अन्य सेक्शन में के विषय में मैं अपने आने वाले लेक्चर सीरीज में चर्चा करूंगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।